Hello friends, this is Shubham here, and I welcome you all at my YouTube channel, Gupta's Classes. And today we are going to discuss about cost accounting. Okay, so today's session is going to be very important as this session is इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्ज़ाम्स, है ना। सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, वेदर इट इज़ डी ट्रिपल एस बी पी जी टी कॉमर्स और वेदर इट इज़ बी पी एस सी 3.0 और बी आर एस टेट and several other exams in which commerce play a crucial role in selection. Okay, so we are going to start from cost accounting, and this is our platform from where I am teaching you since many days, and this is the platform Gupta's Classes. You can subscribe this, and okay, so let's start the session. First of all, we will start with the term cost. What is cost? As the topic is of cost accounting, so we will just bifurcate these terms and understand these terms in a simple sense. Okay, so we are starting with the term cost, meaning and definition. Okay, so cost क्या होता है देखते हैं. Here the cost is the amount of resources given up in exchange of some goods and or services. So basically the cost is whatever the amount you have paid, whatever the amount you have paid in exchange of some goods or services. It means when you buy something, है ना, जब आप कुछ चीज़ खरीदते हो तो आप क्या देते हो, उसके बदले में अमाउंट देते हो. ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट देते हो. ठीक है, तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड कॉस्ट. ओके, आप जब बाजार जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, कुछ गुड्स या सर्विसेज लेते हैं, है ना, तो उसके बदले में आपको क्या देना पड़ता है, कुछ अमाउंट देना पड़ता है ना. सो अमाउंट, दैट अमाउंट इज कॉल्ड कॉस्ट हियर. ओके, मूविंग अहेड ऑन द नेक्स्ट we have, it can be expressed as a noun as well as verb. So in costing we can elaborate this term cost in terms of noun as well as in terms of verb. As a noun, what does the term cost convey? नाउन के सेंस में क्या कन्वे करता है कॉस्ट टर्म? तो कहते हैं इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on or attributable to a specified article, product and or activity. कहने का मतलब यहाँ पे ये है, नाउन के टर्म्स में कॉस्ट का क्या मतलब है. ठीक है, तो नाउन के टर्म में कॉस्ट का ये मतलब है कि कुछ भी, जो भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, इनकर्ड कर रहे हैं, किसके ऊपर, ठीक है, किसी स्पेसिफाइड आर्टिकल पे, प्रोडक्ट पे या एक्टिविटी पे. कहने का मतलब है यहाँ पे क्या है, कुछ भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर अगर हम गुड्स और सर्विसेज पे इनकर्ड कर रहे हैं तो दैट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कॉस्ट. ओके, अब हियर इज द टर्म actual or notional. What does these terms refer? So it means here that the amount EMT is amount here, है ना. the amount can be real or imaginary. It can be real or imaginary. what does this term imaginary convey? ये इमेजिनरी वर्ड क्या कन्वे करता है? तो हम इसका एक एग्जांपल लेके चलेंगे यहाँ पे. तो कहने का मतलब है जो कॉस्ट ये हो सकती है, जो भी हमने एक्सपेंस इनकर्ड करे हैं, है ना, वो क्या होगी आपकी, वो कॉस्ट होगी, है ना. और जो एक्चुअल में जो अमाउंट इनकर्ड किया है वो किस फॉर्म में हो सकता है, इट कैन बी रियल और इमेजिनरी. ठीक है, तो क्या, या जो हम एक्चुअल में कॉस्ट बियर कर रहे हैं वो हो सकती है, या फिर कोई इमेजिनरी कॉस्ट भी हो सकती है. एंड इमेजिनरी कॉस्ट क्या है, यहाँ पे इमेजिनरी कॉस्ट का हम एग्जांपल लेके चलेंगे तो हमारा होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एंड व्हाट डज दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन?
इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या कहते हैं? इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम कह सकते हैं लाइक इनकम, INC इज शॉर्ट फॉर इनकम, है ना, इनकम फॉरगोन, इनकम फॉरगोन ड्यू टू टेकिंग अनदर ऑप्शन। कहने का मतलब क्या है, इनकम जो थी आपकी वो क्या हो गई, आपकी इनकम फॉरगॉन हो गई, एक तरीके से वंचित हो गई आपसे, है ना। क्यों हो गई? क्योंकि आपने कोई और ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया, ड्यू टू टेकिंग अनदर ऑप्शन। अब इसको हम सिंपल भाषा में समझेंगे। सिंपल भाषा में इसका मतलब ये है, सपोज करिए कि यू ऑल आर ग्रेजुएट स्टूडेंट, ठीक है, आप सब क्या हो, ग्रेजुएट स्टूडेंट है ना। तो आपके पास क्या था, आप ग्रेजुएशन के बाद लाइक आप अभी अब क्या कर रहे हो, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पार्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना, अपने एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो आपके पास क्या था, लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन आप चाहते तो कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते थे, आप कोई जॉब ऑप्ट कर सकते थे, है ना। लेट सपोज कि आप कोई जॉब ऑप्ट करते और जॉब से आपको कितने मिलते, 20K मिलते। 20K इन द सेंस कि आपको किसी जॉब से मंथली क्या मिलता, 20,000 की आपको क्या होती, आमदनी। बट आपने वो ऑप्शन ना लेके आपने क्या किया, आपने वो ऑप्शन ना लेके आपने क्या किया, फुल टाइम अपनी क्या करी है, प्रिपरेशन कर रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं आप जो को ये 20,000 की जो आमदनी हो सकती थी वो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने जो ऑप्शन चुना वो क्या था, फुल टाइम प्रिपरेशन का। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी ऐसा ही कुछ सिद्धांत है, लाइक कि यहाँ पे क्या कह रहा है, इनकम फॉरगॉन। तो यहाँ पे आपकी इनकम कौन सी फॉरगॉन हो गई, आपकी जो 20,000 की इनकम थी, जो आप नौकरी करके कमा सकते थे। बट आपने क्या किया, आपने कोई दूसरा ऑप्शन ले लिया, है ना, आपने कोई दूसरा ऑप्शन ले लिया। एंड दूसरा ऑप्शन क्या है, आपका फुल टाइम प्रिपरेशन। तो ये फुल टाइम प्रिपरेशन वाला जो ऑप्शन है वो आपने ऑप्ट किया, और आपने जो अपनी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो क्या थी, एक तरीके से आपने गवा दी। तो इस तरीके की जो कॉस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, इस तरीके की कॉस्ट को हम बोलते हैं आपके कॉस्टिंग में इमेजिनरी कॉस्ट, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नोशनल कॉस्ट, इसको हम नोशनल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ओके, इमेजिनरी कॉस्ट और नोशनल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि हमने जो भी अमाउंट एक्सपेंडिचर में खर्च करी हैं, है ना, जो भी इनकर्ड करे हैं, ठीक है, वो कैसे हो सकते हैं, या तो एक्चुअल हो सकते हैं या वो नोशनल हो सकते हैं। नोशनल इन द सेंस इट कैन बी इमेजिनरी टू, ठीक है। वो किससे एसोसिएटेड होंगे, किससे एट्रीब्यूटेबल होंगे, वो किसी न किसी स्पेसिफाइड आर्टिकल से, प्रोडक्ट से या एक्टिविटी से। इन शॉर्ट वी कैन से कि एक्सपेंडिचर जो हमने खर्च करे वो किसी न किसी गुड्स या सर्विस से रिलेटेड होंगे। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एज अ वर्ब इट कैन बी एज एन एक्शन टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी। अब वर्ब के सेंस में क्या कह रहा है कॉस्ट को, वर्ब के सेंस में क्या कह रहा है, इट कैन बी एन एक्शन। एज यू ऑल नो वर्ब का मतलब ही एक्शन होता है, when something is in action, है ना, वर्ब का मतलब तो एक्शन ही होता है ना। ओके, सो अब क्या कह रहा है कि टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी, किसी भी चीज का, चीज इन द सेंस किसी भी गुड्स या एक्टिविटी, गुड्स या एक्टिविटी इन द सेंस गुड्स और सर्विसेज की आपको कॉस्ट का पता लगाना, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब के टर्म्स में हम क्या कह सकते हैं, जब आप किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता लगाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कॉस्ट कहेंगे, ठीक है। बट वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात कर रहे हैं, वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट, हम यहाँ पे इस तरीके से इसको बोल सकते हैं, प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट, किसी की भी प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी। हम यहाँ पे कह सकते हैं ना, किसी भी चीज का या किसी भी गुड्स का, यहाँ पे क्या हो गया, स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी को हम क्या ले सकते हैं, गुड्स एंड
सर्विसेज, जब हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की क्या पता लगा रहे हैं, कॉस्ट पता लगा रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज अ जूस मेकिंग कंपनी, इट इज वी हैव ऑल renowned with the famous brand DL। DL क्या है, एक जूस मेकिंग कंपनी है। यू ऑल आर फैमिलियर विद दिस ब्रांड। सॉरी, let me just make it off, wait a minute। हाँ, ओके, सो रियल इज अ वेरी फेमस ब्रांड है ना, और इसके क्या आते हैं, इसके जूसेस वगैरह बनते हैं ना, पैक्ड जूसेस है ना। सो अब क्या है, इफ somebody wants to find out the cost of this packet है ना, देन हम क्या कहने का मतलब यहाँ पे कि अगर हम अब क्या करें, हम इसकी कॉस्ट पता करने की कोशिश करें, तो ये क्या होगी, एक तरीके से हम किसके संदर्भ में पता करने की कोशिश करें, वर्ब के संदर्भ में हम कॉस्ट पता करने की कोशिश करें। बट अब एक्चुअल में जो कॉस्ट इनकर्ड हो गई, हम इसकी पता ना करें, और हम क्या है, एट लास्ट हम क्या देखें कि भाई एक्सपेंसेस कितने इनकर्ड हो गए हैं, वो भी तो कॉस्ट है ना। अगर हम इंटेंशनली किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो वर्क सेंस में होगा, और हम जब ऑलरेडी इनकर्ड कर चुके हैं, चाहे वो एक्चुअल हो या नोशनल हो है ना, और फिर हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, आपकी नाउन के सेंस में होगी। ओके, चलिए अगली तरफ चलते हैं, अगले उसके ऊपर। कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। अब कॉस्टिंग क्या है, आपकी तकनीक है। इट इज अ टेक्निक है ना, किस चीज की टेक्निक है, कि आप कैसे पता करेंगे कि कॉस्ट क्या है। इट इज द टेक्निक एंड प्रोसेस, एक प्रक्रिया जिसके तहत हम कॉस्ट का पता करते हैं। अकॉर्डिंग टू सीमा, व्हाट इज सीमा? सीमा इज सर्टिफाइड चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट है ना। इट इज अ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है ना, और हम इसकी फुल फॉर्म है चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ओके, सो इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन कॉस्टिंग सिस्टम इज द फाउंडेशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सीमा का क्या कहना है? सीमा का कहना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉस्टिंग सिस्टम होता है, वो किसका फाउंडेशन होता है? उसके इंटरनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो किस पर डिपेंडेंट होगा? वो आपके उसके ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट सिस्टम पर डिपेंडेंट होगा। ओके, फॉर मैनेजर्स, ठीक है। अब मैनेजर्स क्या है, मैनेजर्स को क्या चाहिए, मैनेजर को क्या करना है? मैनेजर को डिसीजन मेकिंग करनी है। एज यू ऑल नो, मैनेजर का काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग करना, पॉलिसीज बनाना, स्ट्रेटेजीज बनाना। तो उनके लिए कहीं ना कहीं उसके लिए आपको मैनेजर्स को किस चीज़ की ज़रूरत है? इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? वो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग सिस्टम से आएगी। ओके, चले आगे। इट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन, देखिए जो मैं बात कह रहा था वो आगे इट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन दैट मैनेजमेंट नीड्स टू प्लान एंड कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एंड टू मेक डिसीजन अबाउट द फ्यूचर। तो वही बात वो कह रहा है, क्या है कि इन्फॉर्मेशन मिलेगी ताकि मैनेजमेंट क्या कर सके? प्लान कर सके, कंट्रोल कर सके ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को, ठीक है, और डिसीजन ले सके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। Cost accounting is defined as the process of accounting for costs which begin with the recording of income and expenditure or the base on which they are calculated and ends with the preparation of periodical statement and report for ascertaining and controlling cost। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कवर्ड द टर्म कॉस्ट को कवर किया। देन हमने दूसरा किया कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग को हम क्या कह सकते हैं? कॉस्टिंग इज इक्वल टू कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। ओके, अगेन फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या आ जाएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेसिकली मीन्स कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एज वेल एज कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, है ना।
अब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या करना है आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं करनी है कॉस्ट की, उसके अलावा कॉस्ट का कंट्रोल भी करना है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे डिटेल में दे रखी है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में समझा दी। क्या कह रहा है वो देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या है यहाँ पे। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग डिफाइन क्या है, ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है, लाइक एज वी हैव स्टडीड इन फाइनेंशियल अकाउंट ऑल्सो, कि क्या था, वो भी एक अकाउंटिंग की प्रक्रिया थी। ठीक है, बट वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रक्रिया थी। तो यहाँ पे क्या है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रक्रिया इन द सेम वे। ये कैसे स्टार्ट होती है, रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसमें क्या करेंगे, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, कॉस्ट के बेसिस पे, है ना। ठीक है, और वहां पे क्या करते थे, वहां पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते थे, और द बेसिस ऑन विच दे आर कैलकुलेटेड, जिसकी बेसिस पे कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है ना। और इसके एंड में क्या करेंगे, उधर एंड में हम क्या बनाते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे। यहाँ पे क्या बनाएंगे, पीरियडिकल स्टेटमेंट बनाएंगे, रिपोर्ट्स बनाएंगे। ठीक है, क्यों, ताकि हम कॉस्ट को पता कर सकें और कंट्रोल कर सके। तो मैंने इन शॉर्ट में क्या लग दिया कि कॉस्ट अकाउंटिंग में आपकी दोनों चीज कवर होंगी, आपकी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एज वेल एज आपकी कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। ओके, आगे बढ़े, आगे देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट वी हैव कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी हैज बीन डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, methods, techniques to the science, art, and practice of cost control and the ascertainment of profitability. It includes the presentation of information derived there from the purpose for managerial decision making. कहने का मतलब क्या, अब कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी इज बेसिकली क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी। आई हैव राइट CA इन शॉर्ट, है ना, तो हमने यहाँ पे CA लिख दिया कॉस्ट अकाउंटेंसी को। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब क्या है कि अब जब आप ये दोनों चीजें करोगे, लाइक कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्लस कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, है ना, इन अकॉर्डेंस, किसके अकॉर्डिंग करोगे, इन अकॉर्डेंस विद द प्रेस्क्राइब्ड, जो भी आपको प्रेस्क्राइब्ड प्रिंसिपल्स हैं, है ना, प्रेस्क्राइब्ड प्रिंसिपल्स, मेथड्स, है ना, जो भी आपको प्रेस्क्राइब प्रिंसिपल्स हैं, मेथड्स है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कॉस्ट को असरटेन करोगे, कंट्रोल करोगे, है ना, और जो कॉस्टिंग के जो प्रिंसिपल्स है, कॉस्टिंग के जो मेथड्स है, उनका यूज करते हुए जब आप क्या करोगे, कॉस्ट का पता करोगे, कॉस्ट को कंट्रोल करोगे, तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, सबसे पहले हमने कॉस्टिंग पढ़ा, सबसे पहले हमने टर्म कॉस्ट पढ़ा। कॉस्ट का मतलब क्या था कि अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, है ना, इनकर्ड ऑन अ स्पेसिफाइड एक्टिविटी और अ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट, यही तो पढ़ा था कॉस्ट में। कॉस्ट के बाद फिर हमने कॉस्टिंग पढ़ा। कॉस्टिंग में क्या था कि हमें कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने क्या जोड़ दिया, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं आएगी, उसके साथ कॉस्ट का कंट्रोल भी आएगा। और कॉस्ट अकाउंटेंसी में जोड़ दिया हमने क्या, कि हम जिस भी प्रिंसिपल्स की मदद से, जिस भी मेथड की मदद से हम कॉस्ट का पता कर रहे हैं, कॉस्ट को असरटेन कर रहे हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगी आपकी, वो कॉस्ट अकाउंटेंसी बन जाएगी। ओके, सो एक एक टर्म मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा दिया। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। As per SEMA official terminology, management accounting is the application of the principle of costing and financial management to create, protect, preserve, and increase value of the stakeholder for profit and not for profit enterprises in the public and private sector. अब सीमा क्या कह रहा है, सीमा ने ये डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे किसकी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। क्या दे रखी है, एक बार और रीड करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इसमें क्या होगा, एप्लीकेशन होगा, किस किस चीज़ों के एप्लीकेशन होंगे, कौन कौन से प्रिंसिपल का को अप्लाई करा जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। एक तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। क्यों किए जाएंगे अप्लाई ये प्रिंसिपल, ताकि हम क्या कर सकें, कुछ क्रिएट कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, प्रिजर्व कर सकें और वैल्यू बढ़ा सकें। क्रिएट इन द सेंस आपके जो स्टेक होल्डर है ना, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको और क्रिएट कर सकें, और अगर आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जितनी है उतनी प्रोटेक्ट कर सकें, उतनी प्रिजर्व करके रख सकें और उनकी वैल्यू या फिर
बढ़ा के दे सकें। व्हाट इज स्टेक होल्डर हेयर मीन्स, स्टेक होल्डर मतलब क्या होता है? स्टेक होल्डर का मतलब आपका होता है कि वो ऐसे यूजर्स जिनका कहीं ना कहीं हमारी कंपनी से हित जुड़ा हुआ है, लाइक हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जिनका हित जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर। ठीक है ना? और जी किस वजह से जुड़े? या तो ये प्रॉफिट के लिए जुड़े, और अगर यदि नॉन प्रॉफिट और एंटरप्राइजेज है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? उनको टाइमली चीजों के बारे में रिपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट इन द सेंस एक एसेंशियल पार्ट है मैनेजमेंट फंक्शन का। इट असिस्ट मैनेजमेंट। अब भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो शब्द है उसको तोड़ोगे तो क्या आता है? मैनेजमेंट और अकाउंटिंग। तो कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट को असिस्ट करता होगा, हेल्प करता होगा। कैसे हेल्प करता होगा? बाय बाय प्रोविजन ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। भाई मैनेजमेंट का काम क्या है? एज वी ऑल हैव स्टडीड इन बिजनेस स्टडीज और बिजनेस मैनेजमेंट, क्या पढ़ा है हमने वहाँ पे ये पढ़ा है कि मैनेजमेंट का काम क्या होता है? मैनेजमेंट का काम होता है मैनेजमेंट के फंक्शन को परफॉर्म करना। और मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, यही तो है। ठीक, तो जब मैनेजमेंट इस तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करेगा, है ना, है ना, तो उसमें जो भी चीजें हेल्प करेंगी मैनेजमेंट की, है ना, मैनेजमेंट की जो भी चीजें हेल्प करेंगी। अब जो भी चीजें क्या है यहाँ पे, है ना, जैसे कि आपने क्या, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग से डाटा लेना पड़ रहा है ना, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डाटा लेना पड़ रहा है। ठीक, उसी के बेसिस पे तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है? मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा होता है लाइक कि अकाउंटिंग, यहाँ पे जो शब्द रेखा रखा है, अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है? हम यहाँ पे अकाउंटिंग को अगर अलग से देखें तो अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्लस फाइनेंस अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट प्लस फाइनेंस अकाउंटिंग। तो इसके जो डाटा है, इसकी मदद से जो मैनेजमेंट क्या करेगा? डिसीजन मेकिंग करेगा। वो क्या बन जाएगा आपका? वो बन जाएगा आपका एक तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, अगले पे बढ़ते हैं। अगला है आपका टर्म कॉस्ट मैनेजमेंट। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट। इसमें क्या, कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या करेंगे? हम कॉस्ट को मैनेज करेंगे, है ना। तो इसमें क्या करेंगे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मेथड ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नीडेड टू प्लान, मॉनिटर एंड कंट्रोल कॉस्ट। तो यहाँ पे जो कॉस्ट का मैनेजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट की बातें करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग कंसेप्ट को, मेथड को, ठीक है, हम क्या करेंगे? कॉस्ट का एनालाइज करेंगे। ठीक है, कॉस्ट को अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करेंगे, है ना। फिर हम उस डाटा को प्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है? प्लान करना है, मॉनिटर करना है और कंट्रोल करना है कॉस्ट को। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अलग अलग टर्म्स को देखा, समझा है। किसी को भी किसी भी टर्म में कोई दिक्कत हो तो मुझसे वो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके पूछ सकता है। मैंने वैसे अच्छे से कोशिश की है ना। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ ना कुछ उद्देश्य होंगे ना, हर एक सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं पढ़ने के, है ना, या उस सब्जेक्ट को क्यों क्यों अस्तित्व में आया, हाँ, उसके उद्देश्य होते हैं। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के भी कुछ उद्देश्य। पहला है कि असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का पता करना। ठीक है, दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी का पता करना और सेलिंग प्राइस का पता करना। ठीक है, अब आप ये बात याद रखिए कि सेलिंग प्राइस आपकी बिना कॉस्ट के आपको पता ही नहीं कर सकते हो। तो जब आप कॉस्ट पता करोगे तो उसके बेसिस से आपको क्या पता चल जाएगा? सेलिंग प्राइस भी पता चल जाएगी, और सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी और कॉस्ट आपने जब निकाल ली होगी तो आपको उन दोनों के बीच से क्या पता चल जाएगा? प्रॉफिट भी पता चल जाएगा। क्योंकि सेल्स प्राइस किस पर डिपेंडेंट है ना, डायरेक्टली डिपेंडेंट तो वो कॉस्ट पे है ना। ठीक है, तीसरा उद्देश्य आपका कॉस्ट को कंट्रोल करना। आपने एक बार कॉस्ट को पता कर लिया, बट उसके अलावा भी हम क्या करेंगे? उसमें कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। कॉस्ट कंट्रोल कैसे होती है? पहले आप क्या करते हो? कॉस्ट कंट्रोल के लिए कुछ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स को सेट कर लेते हैं,
है ना। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड को सेट करना, लाइक एक स्टैंडर्ड कॉस्ट एलोकेट कर देना या एक बजटेड कॉस्ट एलोकेट कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस इन द सेंस कि जो एक्चुअल में जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है उसको देखना। फिर दोनों को एक्चुअल जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है और जो स्टैंडर्ड्स आपके जो सेट किए गए थे उन दोनों के बीच में कंपैरिजन ढूंढना, ठीक है। और कंपैरिजन ढूंढने के बाद कि एनालाइज करना वेरिएंस को एनालाइज करने का मतलब यहाँ पे कि कितने तक का कम वो है, लाइक कितने का डिफरेंस है, और उसके बाद रेस्पेक्टिव एक्शन लेना, ठीक है। तो कॉस्ट कंट्रोल इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देन वी हैव नेक्स्ट वी हैव कॉस्ट रिडक्शन इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब भाई कॉस्ट भले कितनी भी हो, है ना, हमको क्या करना है, उसे कम से कम लेके चलना है। जो ऑर्गेनाइजेशन का क्या रहता है, ऑर्गेनाइजेशन का ये कहीं ना कहीं ये टारगेट रहता है कि लाइक के कॉस्ट भले बहुत कम है फिर भी वो कहीं ना कहीं उसको और मिनिमाइज करके चलती हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देन असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अब जब जी हम ये सब क्यों कर रहे हैं, लाइक है ना, हम कॉस्ट को असरटेन कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, बट उसकी कोई ना कोई तो वजह होगी ना। क्यों? क्योंकि जो भी हमने एट द लास्ट जो भी हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन करे हैं, ठीक है, या आपने जो भी आपने रिकॉर्ड मेंटेन करे, आप वो किसको प्रेजेंट करोगे, वो करोगे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट, क्योंकि वो मैनेजमेंट को ही तो एट लास्ट क्या लेना है, डिसीजन मेकिंग करनी है। और मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करनी है तो उनको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ना, डाटा की से रिलेटेड, है ना। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है कहीं ना कहीं इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, और इन्फॉर्मेशन जब प्रोवाइड होगी तो मैनेजमेंट क्या करेगा, उसकी मदद से डिसीजन मेकिंग करेगा, ठीक है। चलें, पेन क्यों नहीं चल रहा, चलिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर एक्सप्लेन बिलो। कौन कौन से हैं देखते हैं। असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट का पता लगाना। जो मेन मुख्य उद्देश्य है कॉस्ट का, वो कॉस्ट का पता लगाना ही है, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज एक्यूमुलेशन असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जो मेन उद्देश्य है ये याद रखना, जो मेन उद्देश्य है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो क्या है, कॉस्ट का पता लगाना, असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। क्या कह रहा है, कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड असाइंड एंड असरटेन फॉर ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो कॉस्ट जो हम क्या करेंगे, कॉस्ट का जो पता लगाएंगे, कॉस्ट को एक्यूमुलेट करेंगे, असरटेन करेंगे, ठीक है, और असाइन करेंगे फॉर ईच जॉब कॉस्ट, वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज कॉस्ट ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट ऑब्जेक्टिव हियर इज कि ऑब्जेक्टिव एनीथिंग, it can be anything in the sense it can be person, it can be a thing, it can be a service। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज की जब हम कॉस्ट पता लगाएंगे, ठीक है, कॉस्ट को हम पता लगाना ही क्या है, आपका असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसकी कॉस्ट पता लगाएंगे किसके अंडर, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। चल जा भाई, ओके। दिस कॉस्ट ऑब्जेक्ट में बी अ यूनिट, क्या कह रहा है वो, मैंने जैसा कहा था ना, जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, यूनिट हो सकता है, जॉब हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, डिपार्टमेंट और सर्विस, कुछ भी हो सकता है जिसकी आपको क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगला है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प इन द डिटर्मिनेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ऊपर कि भाई कॉस्ट जब पता चल जाएगी तो सेलिंग प्राइस अपने आप पता चल जाएगी, और दोनों की उससे हमें क्या पता चल जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी पता चल जाएगी, किसकी, कॉस्ट ऑब्जेक्ट की। क्यों क्योंकि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ मान के ही तो चल रहे होगे, आपने कोई सर्विस मान के चली, ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या, उसकी कॉस्ट पता लगानी। कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया आपका, है ना। तो लाइक आपको सैलरी पे करनी है, किसी की मैनेजर की सैलरी पे करनी है, ठीक है, वर्कर्स की सैलरी पे करनी है ना, कमीशन पे करना है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, उस केस में वो सैलरी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना, रेस्पेक्टिव टू एनी पर्सन और पर्सन्स, ठीक। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी एक चीज हो सकती है, ओके, जो मैंने ऊपर बता दिया। वो यूनिट भी उसके टर्म्स में हो सकती है, कोई प्रोसेस हो सकती है, कोई सर्विस हो सकती है,
ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस का पता करेंगे, और सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा तो बेसिकली आपको प्रॉफिट भी पता चल जाएगा। दो इन अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट सेलिंग प्राइस आर डिटरमाइन द एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, अब जैसे कि आपको पता है कि आजकल का जो बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो सेलिंग प्राइस कहीं ना कहीं क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट होता है। बट पर दूसरी तरफ वो क्या कह रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ बेसिस फॉर प्राइस फिक्सेशन एंड रेट नेगोशिएशन। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करेगा, आपको एक बेस प्रोवाइड कर देगा कि आपको अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखना है। ठीक है, ओके। अगला है आपका कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। क्या कहना है चाह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको एक्सपेंडिचर में क्या करना है, मेंटेन करके रखना है डिसिप्लिन, इन द सेंस आपको जो है आपके जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं, बताया था ना मैंने अभी। कॉस्ट कंट्रोल में क्या होगा, कॉस्ट कंट्रोल में सबसे पहले आपको प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वो वही उसी चीज़ की बात कर रहा है कि जो भी आपका जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन इन द सेंस जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट करे हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या करो, आप खर्चे करो। ठीक है। It ensures that the expenditure are in consonance with the predetermined set standard, and any variation from these standard is noted and reported on continuous basis। वही बात कह रहे हैं, दोबारा से देखिए, वो कह रहे हैं जो मैंने अभी समझा दी, क्या कि जो एक्सपेंडिचर होने चाहिए वो किसके अकॉर्डेंस में होने चाहिए, जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डेंस में होने चाहिए। और यदि उनमें कोई भी डिफरेंसेस है, वेरिएशन इन द सेंस डिफरेंसेस किस किस के बीच में, सेट स्टैंडर्ड्स के बीच में और एक्चुअल में जो कॉस्ट आपकी इनकर्ड हुई है उसके बीच में अगर कोई वेरिएशन है तो उस वेरिएशन को हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, और इसको किसको रिपोर्ट करेंगे, इसको मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे कंटिन्यूस बेसिस पे। ठीक है। टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर कॉस्ट फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। अब वही वाले स्टेप दे रखे हैं कि आप कॉस्ट पे कंट्रोल कैसे करेंगे, इसके लिए बहुत सारे जो भी स्टेप्स हैं वो दे रखे हैं। देखिए क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड और रिजल्ट को सेट करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट और परफॉर्मेंस टारगेट फॉर अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट और अ कॉस्ट सेंटर आर सेट बिफोर इनिशिएशन ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस एक्टिविटी। कहने का मतलब है कब प्रोडक्शन को या सर्विस एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले, मतलब जैसे आपकी कोई सर्विस देने वाली इंडस्ट्री है तो आप सर्विस के इनिशियल से या प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्टैंडर्ड सेट करेंगे। ठीक है। लेट सपोज कि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्रोडक्ट ए है ना, तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट ए क्या बन जाएगा, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आपको सबसे पहले उसकी एक स्टैंडर्ड सेट कॉस्ट को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, और परफॉर्मेंस टारगेट को सेट करना पड़ेगा। फिर इतनी इतनी यूनिट का टारगेट है और कॉस्ट आपकी इतनी रहनी पड़ेगी चाहिए। ये काम कब हुआ, ये प्रोडक्शन स्टार्ट होने से भी पहले का काम है। ये कैसी है, ये आपकी डिजायर्ड कॉस्ट है और रिजल्ट है जो आप अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, ये तो आप अचीव करना चाहते थे, ठीक, बट एक्चुअल में क्या हुआ आप वो देखेंगे। अब आप अचीव करना चाहते थे, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड सेट करे, फिर उसके बाद आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो एक्चुअल में क्या हुआ वो देखते हैं। एक्चुअल कॉस्ट और रिजल्ट ऑफ द कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉस्ट सेंटर इज मेजर्ड। अब क्या करेंगे, आप एक्चुअल कॉस्ट को क्या करोगे, एक्चुअल कॉस्ट को मेजर करोगे। लाइक पहले हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सेट की, अब आप एक्चुअल में उस कॉस्ट को, मतलब आप उस वर्क को एग्जीक्यूट करके ये पता करो कि एक्चुअल में कॉस्ट कितनी है। परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम मैनर इन विच द टारगेट आर सेट। और आप परफॉर्मेंस को भी मेजर करोगे जिस हिसाब से आपने टारगेट सेट किए थे। कहाँ टारगेट सेट किए थे, प्री डिटरमाइंड जो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे उस तब आपने क्या किए थे, कुछ टारगेट सेट किए थे, कुछ कॉस्ट सेट करी थी। इफ द टारगेट आर सेट अप ऑपरेशन वाइज देन एक्चुअल कॉस्ट शुड आल्सो बी कलेक्टेड इन मेथड ऑपरेशन वाइज टू हैव अ कॉमन बेसिस फॉर कंपैरिजन। कहने का मतलब है कि आपको जो यहाँ पे कंपैरिजन करना है वो एक बैलेंस वे में होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपने पूरी ऑपरेशन वाइज अगर आपने टारगेट सेट करी है तो ऑपरेशन वाइज ही आप एक्चुअल कॉस्ट से उसको कंपैरिजन करो। ठीक है, आपने पूरी फैक्ट्री वाइज टारगेट सेट करें तो फैक्ट्री वाइज एक्चुअल कॉस्ट के कंपैरिजन करो, डिपार्टमेंट वाइज किए तो डिपार्टमेंट वाइज करो। तो इससे क्या है कि कहने का मतलब एक बैलेंस वे में आपको दोनों चीज़ों को एक
इस तरीके से मेजर करना है कि दोनों में कोई क्या है, डिफरेंसेस ना रहे स्टैंडर्ड्स को लेके। अगला है आपका कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड और टारगेट। अब क्या करोगे, अब एक्चुअल में जो आपने कॉस्ट का इनकट कर ली और सेट स्टैंडर्ड से उसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे। द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ मेजर्ड इज कंपेयर्ड अगेन द सेट स्टैंडर्ड एंड डिजायर्ड टारगेट। एनी डेविएशन, कुछ भी डेविएशन होगा, कोई भी मान लो डिफरेंसेस हो गए, तो उस केस में क्या करोगे, उसको नोट करोगे। एनी डिफरेंस, एनी वेरिएंसेस बिटवीन द टू इज नोटेड एंड रिपोर्टेड टू द अप्रोप्रिएट पर्सन और अथॉरिटी। जिसका भी उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिसकी भी अथॉरिटी होगी, है ना, उस भी जो भी डिपार्टमेंट या जो भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट की आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, अगर वेरिएशन होता है तो आप उस पर्सन को रिपोर्ट करोगे। ठीक है, देखें अगला एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड एक्शन। अब आपने रिपोर्ट कर दिया, उसके बाद क्या सिर्फ रिपोर्ट करना ही काम नहीं होता है ना, आप उस डिफरेंसेस क्यों बना उसको भी तो क्या करो, उसका भी तो विश्लेषण करोगे। द वेरिएंस इन द रिजल्ट इज सो नोटेड इज फर्दर एनालाइज। जो भी डिफरेंसेस आए हैं उसको एनालाइज करोगे टू नो द रीजन फॉर वेरिएंसेस। आपके क्यों वेरिएंस हो, क्यों डिफरेंस आया। भाई आपने एक स्टैंडर्ड लिया था कि लाइक 100 रुपये पर यूनिट कॉस्ट रखनी है ना, बट एक्चुअल में जो कॉस्ट निकल के आई, जब आपने उसको डील किया, जब एक्चुअल में आपने प्रोडक्ट बनाया, तो कॉस्ट आपकी बन बन रही है एक्सपेंसेस को जोड़ के 120 बन रही है। तो 20 रुपये का ये डिफरेंसेस क्यों आया, है ना। तो उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन लेने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि, है ना, टू एंश्योर कंप्लायंस इन फ्यूचर, ताकि फ्यूचर में ऐसी दिक्कतें ना हो। इफ नेसेसरी द स्टैंडर्ड आर फर्दर अमेंडेड टू टेक द डेवलपमेंट इन टू अकाउंट्स। कहने का मतलब ये, अगर मान लो सब चीज़ें देख ली हमने, वेरिएंस को एनालाइज किया कि क्यों आ रहे हैं, अगर मान लो कि हम वेरिएंस को एनालाइज करने के बाद हमें फेवरेबल रिजल्ट मिल जाता है, कि पता चल जाता है लाइक कि किस वजह से कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दोबारा से अपने नए स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे। ठीक है, और ये कंटिन्यूसली होता रहेगा जी प्रोसेस। अगला है कॉस्ट रिडक्शन। इट मे बी डिफाइंड एज द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर और सर्विसेज। अब एक चीज़ और देख लीजिए, जो कॉस्ट कंट्रोल वाली बात है, ये तो एक आपका क्या है, एक टेम्पररी नेचर है इसमें, कॉस्ट को कंट्रोल करने का टेम्पररी नेचर टू रिड्यूस कॉस्ट, एक तरीके से टेम्पररी नेचर है ना, बट इट इज अ परमानेंट नेचर। कॉस्ट रिडक्शन इज अ परमानेंट नेचर इन द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड गुड्स मैन्युफैक्चर और सर्विस। कहने का मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कॉस्ट रिडक्शन इज परमानेंट क्यों है। कॉस्ट रिडक्शन इज परमानेंट इस वजह से है कि सपोज करिए आपकी कितनी भी कम से कम कॉस्ट हो, है ना, फिर भी ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि और कम कॉस्ट हो। मान लो सपोज करो इतनी कॉस्ट कम है तो इतनी हो जाए, इतनी है तो इतनी हो जाए, तो इनकी कभी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का कभी पेट नहीं भरेगा कॉस्ट रिडक्शन के मामले में। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड परमानेंट। ठीक है, चले आगे। rendered without impairing their suitably for the purpose intended or diminution in the quality of the product। कहने का मतलब क्या है कि आपको कॉस्ट में क्या करना है, रिडक्शन करना है, रिडक्शन तो करना है, बट क्वालिटी में क्या नहीं होना चाहिए, क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। कॉस्ट में रिडक्शन करो बट क्वालिटी में नहीं करो। क्वालिटी में रिडक्शन कर दिया तो फिर तो कॉस्ट में अपने आप भी रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपके जो सेट स्टैंडर्ड्स है क्वालिटी के, उसको मेंटेन रखो, और उसके बिहाफ पे आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है कॉस्ट। ठीक है, समझ में आया। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। कॉस्ट रिडक्शन इज एन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट वियर कॉस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बिलीव टू हैव अ स्कोप ऑफ फर्दर रिडक्शन। कहने का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे थे, किसी भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे थे। तो कॉस्ट रिडक्शन क्या है, एक मैनेजमेंट की अप्रोच है। इसमें क्या करते हैं वो ऐसा मान के चलते हैं कि भाई अभी भी कम हो सकती है कॉस्ट, अभी भी कम हो सकती है, मतलब कितनी भी कम कर लो तो अभी कम हो सकती है। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नोट कॉस्ट इज टर्म्ड एज द लोएस्ट एंड वेरी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इज एक्सक्लूड। क्या कह रहा है, कोई भी कॉस्ट क्या है, कभी भी लोएस्ट नहीं हो सकती। कहने का मतलब हम ये कहेंगे इससे नीचे तो आ ही नहीं सकती, तो ऐसा कोई वो नहीं है,
कोई भी कॉस्ट को हम लोएस्ट नहीं मान सकते। और कहीं ना कहीं वहाँ पे कितनी भी लोएस्ट हो जाए पर कहीं ना कहीं उसमें भी अभी भी क्या रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है कि हम कॉस्ट को और रिडक्शन कर सकें। टू डू कॉस्ट रिडक्शन द फॉलोइंग एक्शन इज टेकन। कॉस्ट रिडक्शन के लिए आप कौन कौन से एक्शन लेते हैं, चलिए देखते हैं। ईच एक्टिविटी विद इन एन एंटिटी सेगमेंटेड टू एनालाइज। हर एक एक्टिविटी को हम क्या कर देते हैं, हर एक एक्टिविटी को हम बांट देते हैं क्यों, क्योंकि हम एनालाइज कर सकें। ठीक, उसके अलावा क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें वैल्यू एडिड एंड नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़। भाई सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक एक्टिविटी को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप बांट देंगे। किस किस चीज़ों में बांट देंगे, वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ और नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़। वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है कि किससे वाकई में वैल्यू एडिड हो रही है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी और इन द डिडक्शन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ऑल नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज आर एलिमिनेटेड। भाई जिससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, जिससे कोई भी वैल्यू एडिड नहीं हो रही है एक्टिविटीज में, उसको हम क्या करेंगे, उनको हम एलिमिनेट करेंगे विदाउट अफेक्टिंग द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट। बट हम उन नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज को तो हटाएंगे, बट इससे हमारी जो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है या प्रोसेस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी हम बड़ा हटाएंगे ना। एक आपने टेलर का वो सिद्धांत पढ़ा था ना मैनेजमेंट में, क्या करता था वो यही तो करता था जो टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, वो सब चीज़ें हमने पढ़ी थी बिजनेस स्टडीज में। वो अननेसेसरी स्टेप्स को हटा देता था बीच में से, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। वैल्यू चेन एनालिसिस स्ट्रेटेजिक टूल होता है डेवलप्ड बाय माइकल पोर्टर। ये आप याद रखेंगे, ये याद रखने वाली चीज़ है। वैल्यू चेन एनालिसिस एक स्ट्रेटेजिक टूल है, किसने डेवलप किया था, माइकल पोर्टर ने किया था। आप इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वैल्यू चेन एनालिसिस का जो कंसेप्ट है या स्ट्रेटेजिक टूल है वो किसने दिया, वो माइकल पोर्टर ने दिया। ठीक है, ये एक तरीके का मेथड है, सॉरी ये एक तरीके का मेथड है टू डू वैल्यू एनालिसिस। वैल्यू एनालिसिस को करने का एक तरीके का मेथड है वैल्यू चेन एनालिसिस, जो किसने दिया था, माइकल पोर्टर ने। ठीक है, चलें अब। कंडक्टिंग कंटिन्यूस रिसर्च एंड स्टडी टू नो द मोस्ट ऑप्टिमल वे टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट और रेंडर अ सर्विस। कहने हम क्या करेंगे, इसके अलावा हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। ठीक है, ये हम किसके अंडर पढ़ रहे हैं, ये सब ये हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट रिडक्शन के अंडर। कॉस्ट रिडक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं कि कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कंपनी क्या करती रहती है, कंटिन्यूसली रिसर्च करती रहती है। ठीक है, और वो तरीके ढूंढती है, ऐसे तरीके ढूंढती है जिससे प्रोडक्ट बनाया जाए या सर्विस प्रोवाइड की जाए। बट कैसा तरीका होगा, वो मोस्ट ऑप्टिमल वे। ऑप्टिमल वे इन द सेंस कि आपके जो रिसोर्सेज हों वो कम से कम लगे, है ना। रिसोर्सेज कम से कम लगे और आपका जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, दैट इज ऑल ऑप्टिमल वे। ठीक है, आगे देखते हैं। द थ्री फोल्ड एजम्पशन इन्वॉल्व इन द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन में 3 एजम्पशन क्या लेके चलनी पड़ती हैं वो देखते हैं। मे बी समराइज एज अंडर। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन में क्या 3 एजम्पशन क्या लेके चलनी पड़ेंगी। देयर इज अ सेविंग यूनिट कॉस्ट, आपको यूनिट कॉस्ट में सेविंग करनी है। यूनिट कॉस्ट मतलब पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट मतलब एक जो यूनिट है, पर यूनिट कॉस्ट में आपको क्या करनी है, कमताई करनी है। कमताई करनी है मतलब सच सेविंग करनी है। ओके, सच सेविंग इज ऑफ परमानेंट नेचर। ऐसी जो सेविंग है वो परमानेंट नेचर की होनी चाहिए, टेम्पररी नेचर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एजम्पशंस हैं जो हम कॉस्ट रिडक्शन के दौरान लेके चलेंगे। द यूटिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस रिमेन अनअफेक्टेड इफ नॉट इम्प्रूव्ड। यदि आपकी क्वालिटी या सर्विसेज की क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है तो चलेगा, बट बुरी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है जो क्वालिटी मेंटेन है वो तो वही की वही रहे, है ना। ठीक है, या जो यूटिलिटी प्रोवाइड करता है आपको जो प्रोडक्ट, वो भी यूटिलिटी उसकी बनी रहनी चाहिए। समझ में आई। और यूटिलिटी खराब हो गई तो आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट खराब हो गया। यूटिलिटी इन द सेंस आपने किस उद्देश्य से उस प्रोडक्ट को बनाया है ना। वो उद्देश्य बरकरार रहना चाहिए, क्वालिटी बरकरार रहनी चाहिए। ओके,
अगला है असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट रिडक्शन क्या करता है, ये मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में भी असिस्ट करता है। कैसे करता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाय प्रोवाइडिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट और क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करते हैं, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। किसको, मैनेजमेंट को, ताकि ये असिस्ट कर सकें। किसको, मैनेजमेंट को असिस्ट करना, इन मैनेजमेंट की हेल्प कर सकें। काय में, प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटिंग में, मेजरिंग में, कंट्रोलिंग में एंड एवेल्युएटिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटी। और अलग अलग एक्टिविटीज जो भी रहती हैं उनको एवेल्यूएट करने में ये किसकी सहायता करता है, ये सहायता करता है आपके किसकी, मैनेजमेंट की। तो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है वो कॉस्ट रिडक्शन से नहीं है। कॉस्ट रिडक्शन हमारा यहाँ 3 पॉइंट में लास्ट एजम्पशन तक खत्म हो गया। ये पॉइंट किससे कनेक्टेड है, ये पॉइंट कनेक्टेड है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग से। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका कहाँ से स्टार्ट है, देखिए जो भी ये पॉइंट डले हुए हैं 1 पॉइंट, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट इसके अंदर की जो चीज़ें समझा रखी हैं है ना, वो कहीं ना कहीं उस टॉपिक से रिलेटेड है जो अंदर आए। अब जैसे ये 3 पॉइंट हमने समझाए थे, 3-4 जो पॉइंट समझाए थे, ये कॉस्ट कंट्रोल के अंदर ऐसा होता है। रिडक्शन को फिर हमने अच्छे से समझाया, ठीक है। तो अब जो फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि जो जो आपका ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो क्या है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की हेल्प करना, ठीक है। अगला आगे देख, ए रोबस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। रोबस्ट इन द सेंस अ स्ट्रॉन्ग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग, प्रोवाइड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन टू द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इन द सेंस कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री इन द सेंस यहाँ पे मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। विच विल बी रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, जो उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, किसकी, मैनेजमेंट की। तो आज की चीज़ों में हमने, आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, आज के सेशन में हमने पढ़ा, हमने कुछ टर्म्स पढ़े, ठीक है। क्या क्या टर्म्स पढ़े, सबसे पहले हमने पढ़ा कॉस्ट क्या होता है, ठीक। कॉस्ट को हमने नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। दूसरा हमने कॉस्टिंग पढ़ा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा, ठीक है। और मैंने इन सब में डिफरेंस भी बताया। कॉस्ट में क्या था, सिर्फ और सिर्फ द प्रोसेस ऑफ, कॉस्ट में क्या था, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट और सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। पर कॉस्ट अकाउंटिंग में हम, कॉस्टिंग में क्या पढ़ा था, कॉस्टिंग में क्या था कि आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ा था खाली। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या पढ़ ली है, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या आ गया, कैलकुलेशन तो होगा, उसके साथ आपको कंट्रोल भी करना है। फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या पढ़ा, अकाउंटेंसी में हमने पढ़ा, शॉर्ट में इसलिए लिख दिया ताकि जगह है ना। कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या पढ़ा, करना यही सब है, बट क्या करना है, आपको प्रिंसिपल्स यूज करने हैं, मेथड यूज करने हैं, ठीक है, ये सब काम करने के लिए, ठीक। तो वो क्या बन जाएगा, कॉस्ट अकाउंटेंसी बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कॉस्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी यूनिट, प्रोसेस, ठीक है, ऑपरेशन, कुछ भी हो सकता है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान के उसकी क्या है, कॉस्ट को फाइंड आउट करना, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। तो ये सब चीज़ें हमने आज की डेट में पढ़ी हैं, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है, बट शॉर्ट वीडियो में ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ठीक। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना, अपने यार मित्रों के साथ। और सब्सक्राइब कर लिया हो तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट हमें अच्छे लगते हैं, आप लोगों के कमेंट जब आते हैं, है ना, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद।